अब देखते हैं हम चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब ये अभी 9th क्लास से स्टार्टिंग है इसकी। 9th क्लास में हम अभी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड और भी कुछ चैप्टर पढ़ना है और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है हमें। इसके बाद जब 11th और 12th क्लास जब पढ़ेंगे तो 11th क्लास के ये मान के चलिए कि 50% चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति पर डिपेंड करते हैं। अगर हम सिलेबस की बात ना करें, डेली लाइफ की बात करें हम, तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अभी एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपसे कई बार किसी ने पूछा होगा कि बेटा आप किस स्कूल में पढ़ते हो, तो हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। आपसे पूछा होगा कि आपका स्कूल कितने दूरी पर है, तो फिर आप उल्टा क्वेश्चन करते हो। अच्छा बताइए आपका स्कूल कितने दूरी पर है, तो आप उल्टा क्वेश्चन करोगे कि कहाँ से कितने दूरी पर है, आपके घर से कितने दूरी पर है, कि मेरे घर से कितने दूरी पर है, या रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है, या पुलिस स्टेशन से कितनी दूरी पर है। कहने का मतलब हम किसी भी, हमारे अगर स्कूल की बात करें तो किसी भी पॉइंट की स्थिति को दिखाने के लिए जब तक दूसरा पॉइंट नहीं रहेगा तब तक हम उसकी स्थिति नहीं दिखा सकते। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, अच्छा ये वाला पॉइंट जो है वो कितने डिस्टेंस पर है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है। तो उसकी स्थिति को दिखाने के लिए दूसरा पॉइंट का होना जरूरी है। आप देखेंगे कि अपना जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं और आने से पहले हमसे पूछते हैं कि अच्छा वो आपका, हम आपके घर पे आ रहे हैं, आप अपने घर का एड्रेस बताइए, कहाँ से कैसे आना है। तो आप क्या करते हैं, उसको मैप बना के देते हैं। और मैप बनाने के लिए, मैप बनाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसका एक लैंडमार्क फिक्स करते हैं कि इस पॉइंट से यहाँ से कैसी कैसी इसकी पोजीशन होगी। जैसे अगर एक लैंडमार्क फिक्स कर दिया तो हमने फिर गेस्ट को बता दिया पहले 5 किलोमीटर जाएंगे इधर की ओर, फिर इधर की ओर जाएंगे, फिर इधर की ओर जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर 3 किलोमीटर ऐसे जाएंगे तो हमारा घर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस पॉइंट को पहुंचने के लिए हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, एक फिक्स पॉइंट से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी हम इस पॉइंट की पोजीशन बता पाएंगे, अदरवाइज इसकी पोजीशन नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले ग्रेट मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के रहने वाले गणितज्ञ थे। तो इनने सबसे पहले मेनाइचमस नाम के गणितज्ञ थे। इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि किसी भी बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए दूसरे बिंदु का होना अनिवार्य है। लेकिन इसके बाद दूसरे मैथमेटिशियन थे उमर खयाम। तो उमर खयाम ने बोला कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए दूसरे बिंदु की तो जरूरत है, लेकिन दूसरे बिंदु के साथ साथ में उसकी दिशा की भी जरूरत है। देखिए ना, अगर हमें इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है तो हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर चले, लेकिन किस दिशा में चले, तो उसमें दिशा का होना जरूरी है। और वो क्या है, उमर खयाम ने इसको बताया कि इसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, दिशा का भी होना जरूरी है। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति का सिलसिला, जो प्रोग्रेस का सिलसिला है, यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ कि मेनाइचमस ने बोला कि एक पॉइंट को दिखाने के लिए दूसरे पॉइंट की ज़रूरत है, उमर ख्वाइस ने बोला कि उसके साथ साथ में डायरेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन रेने डिस्करेट जी एक पेरिस मैथमेटिशियन थे, वो एक दिन ऐसे आराम कर रहे थे बढ़िया बिस्तरे पर, और आराम कर रहे थे तो उनने छत पर देखा कि एक पॉइंट बना हुआ है, एक दाग लगा हुआ है ऐसा। अब वो सोए सोए उस दाग को देख रहे थे। अब उनने ये सोचा कि ये जो दाग है या एक धब्बा है, इस धब्बे को हम कैसे बता सकते हैं कि इस छत पर कहाँ पर बना हुआ है। तो उनने सबसे पहले रेने डिस्करेट ने इसको क्या किया कि इसकी ये वाली जो दीवार, छत की ये वाली दीवार, और एक दीवार ऐसी थी, दीवार का जो कार्नर है वो दीवार का कार्नर, और ये दीवार का कार्नर है जो सीलिंग वाला ये था, ऐसा था। तो उनने देखा कि ये इस लाइन से कितने दूरी पर है और ये इस लाइन से कितने दूरी पर है, इस लाइन से कितने दूरी पर है और इस लाइन से कितने दूरी पर है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे से यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है।
और दोनों जब लाइनें इंटरसेक्ट होती है तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसको अगर बराबर बराबर भागों में विभाजित किया जाए और बराबर बराबर भागों में जब विभाजित किया तो इसकी पोजीशन को दिखाया इनने। देखिए कैसे, इस लाइन में 1 2 3 4 5 पांचवी पोजीशन है, और इस लाइन में इसकी पोजीशन कितनी है 1 2 3, और इसमें पोजीशन कितनी है 3 है। इसके बाद में इनके एक दोस्त थे, उनने अपने दोस्तों को बताया, पियरे डी फर्मेट जिनका नाम था, और पियरे डी फर्मेट को ये बताया कि ये जो पॉइंट है हम इसको एक अक्ष और दूसरी अक्ष से एक निर्धारित एक स्थिति इसकी पोजीशन दिखा सकते हैं, और दोनों मिलके ये चैप्टर को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया और निर्देशांक ज्यामिति के नाम से इस चैप्टर को पढ़ा जाता है। इसके बाद में जब हम अगली क्लास में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लाइन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इसको किसी एक अनुपात में विभाजित करेंगे, तो सब ये इसी के माध्यम से करेंगे। त्रिकोणमिति में भी निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब हम 11th 12th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर गोला पढ़ना है, हमें एक समतल पढ़ना है, और बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है जिसमें निर्देशांक ज्यामिति की बात की जाती है। अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स में तो पढ़ना ही हमें, इसके साथ साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह में भी इसके निर्देशांक ज्यामिति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम ये देखते हैं कि रेने डिस्करेट और पियरे डी फर्मेट ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, वो कॉन्सेप्ट क्या थे और कैसे किसी भी बिंदु को निर्धारित किया था, तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है और उस टर्मिनोलॉजी के आधार पर इसको निर्धारित किया गया। तो सबसे पहले रेने डिस्करेट और पियरे डी फर्मेट ने इसका जो डेवलपमेंट किया निर्देशांक ज्यामिति का, तो उनने बोला कि ये जो नंबर लाइन है, यहाँ पर देखिए मेरे पास में एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा कि नंबर लाइन क्या होती है और किस प्रकार से नंबर लाइन को बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये नंबर लाइन का ये क्या है, सेंटर है मेरे पास में, जो ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेंटर है। और सेंटर पर मैं अगर पकड़ लेता हूँ तो इधर भी नंबर लाइन गई हुई है, इधर भी स्केल गई हुई है, और इसमें 1-1 सेंटीमीटर पर चिन्ह लगे हुए, इस साइड में भी लगे हुए हैं और इस साइड में भी लगे हुए हैं। तो इसी आधार पर मैं यहाँ पर भी एक नंबर लाइन को बना देता हूँ। यहाँ देखेंगे कि नंबर लाइन को मैं बना देता हूँ। रेने डिस्करेट और पियरे डी फर्मेट ने जो काम सबसे पहले किया, वही काम हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं कि इनने शुरुआत इसकी कैसे की। नंबर लाइन है, ये यहाँ पर 0 है, और 0 से राइट हैंड साइड में +1 +2 +3 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। हम क्या करते हैं, 1-1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर इस प्रकार से इसको निर्देशित कर देते हैं। ये 4 और ये क्या हो गया 5, और ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस नंबर लाइन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, और हमें ये भी मालूम है कि इस नंबर लाइन में जैसे जैसे हम इस साइड में की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे अंक बढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम इस साइड से उस साइड जाएंगे तो क्या होगा, नंबर कम होते हुए चलेंगे। तो 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, और जैसे जैसे इधर की ओर आएंगे तो नंबर कम होते जाएंगे। यहाँ देखेंगे कि इस नंबर लाइन को, यहाँ पर मैंने ऐसी नंबर लाइन बनाई थी, और इस नंबर लाइन को अगर लंबवत घुमाया जाए, कैसा घुमा रहे हैं ध्यान देना। इधर ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसा घुमा रहा हूँ। कैसे, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। देखना घड़ी की सुई कैसी चलती है, ऐसी चलती है ना, मैं ऐसा उल्टा घुमा रहा हूँ इसको, और घड़ी की दिशा, सुई की दिशा की विपरीत दिशा में देखिए, और विपरीत दिशा में हमने घुमाया, और ये यहाँ पर ये नंबर लाइन फिर से बन गई, ये नंबर लाइन फिर से बन गई। तो यहाँ देखिए ना, ये 1 2 3 4 5 कहाँ गया, ऊपर की ओर गया ना। देखिए ऐसा, ये ऐसा था, इसको मैंने घुमा के ऐसा कर दिया, और कितना घुमाया, 90 अंश घुमाया मैंने। ये दोनों लाइनें क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और ये एरो लगाना है हमें, तीर का चिन्ह लगाना है। क्यों, क्योंकि ये 5 पर ख़त्म नहीं होगा, आपको जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक आप इसको लंबा खींच सकते हैं। वैसे आप अनंत तक नीचे की ओर भी ले जा सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे अनंत की ओर इधर भी जा सकता है,
और अनंत तक इधर की ओर भी जा सकता है। तो याद रहे कि हमारे पास में 2 नंबर लाइन है, एक क्या है क्षैतिज है और एक क्या है ऊर्ध्वाधर लाइन है। जो क्षैतिज नंबर लाइन है उसको एक अक्ष बोला जाता है, लेकिन एक अक्ष को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए कैसे, जो धनात्मक एक अक्ष है उसको एक बोलेंगे, जो ऋणात्मक एक अक्ष है उसको एक डैश बोलेंगे। सेम वैसे ही यहाँ पर भी होगा, इसको वाई अक्ष बोलेंगे और वैसे नीचे की ओर वाई डैश अक्ष बोलेंगे। ये जो चिन्ह बने हुए हैं इसमें 1 2 3 4 5 सभी समान दूरी पर बने होंगे और जनरली इसको 1 सेंटीमीटर पर बनाया जाता है। दोनों का कटान बिंदु देखिए, ये वाली लाइन और ये लाइन, दोनों का जो कटान बिंदु है इसको मूल केंद्र बोला जाता है, मूल केंद्र बोला जाता है और इसको इंग्लिश में ओरिजिन बोलेंगे, जिसके कारण हम इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। जो क्षैतिज रेखा है उसको अक्ष बोला जाता है, एक अक्ष। कौन सी अक्ष? एक अक्ष, एक अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको बोला जाता है वाय अक्ष। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और इसी आधार पर अब हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर मैंने जो बेसिक बताया, अगर ये बेसिक बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो तीनों एक्सरसाइज, इसमें 3 एक्सरसाइज है, 3 प्रश्नावली है, तीनों प्रश्नावली के क्वेश्चन केवल इतने ही पोर्शन में आप बता सकते हो जो मैं अभी समझा रहा हूँ। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझ लिया तो पूरा चैप्टर ही आपका सॉल्व हो जाएगा और पूरी तीनों प्रश्नावली आप बड़े आसानी से हल कर सकते हो। फिर से और एक बार, ये नंबर लाइन है, इसको एक अक्ष बोला जाता है क्षैतिज रेखा को। इसमें 2 भाग होते हैं, एक धनात्मक भाग और यहाँ से इधर ऋणात्मक भाग। ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको वाय अक्ष बोला जाता है और दोनों का जो कटान बिंदु है, ये लाइन का, ऊर्ध्वाधर लाइन का और क्षैतिज लाइन का जो कटान बिंदु है उसको केंद्र बोला जाता है, मूल केंद्र भी बोलते हैं इसको। इसके बाद और इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, इसलिए इसको ओ से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसको क्षैतिज रेखा को एक अक्ष बोलेंगे और इसको वाय अक्ष बोलेंगे। अब इसके बाद ये अगर हम मान लिया जाए कि एक पेपर है हमारे पास में और इस पेपर को अगर इस टाइप से हम फोल्ड कर दें, यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऐसा फोल्ड कर दिया और ऐसा इधर से भी फोल्ड कर दिया। देखिए मैं यहाँ पर फोल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या किया, इस पेपर को मैंने दोनों इधर से ऐसा भी फोल्ड किया और फिर उसके बाद ऐसा भी फोल्ड किया। तो आप देखेंगे कि जो लाइन बनी हुई है इसमें एक लाइन ऐसी ऊर्ध्वाधर लाइन बनी है और एक क्षैतिज लाइन बनी है। तो ये लाइनों ने क्या किया, इसको 4 भागों में विभाजित किया। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। सेम ऐसे ही अगर ये व्हाइट बोर्ड को अगर आप पेज मान लो तो मैंने अगर यहाँ से मोड़ दिया और यहाँ से मोड़ दिया तो कितने भाग दिखाई दे रहे हैं इसके? 4 भाग। ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। इस भाग को बोलेंगे हम प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ, चतुर्थ मतलब चौथा चतुर्थांश। यहाँ पर फिर से समझना, ये प्रथम चतुर्थांश मतलब पहला चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब 4 होता है और 4 से प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। अब एक बच्चा बोलता है कि नहीं सर ये बात तो गलत है, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छा है, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। लेकिन ये बात गलत है। हमें इन्हें रेने डी स्केरेट ने और पेरेडी फर्मेट ने बोला कि भैया हम इसको प्रथम बोलेंगे, इसको द्वितीय बोलेंगे, इसको तृतीय बोलेंगे, इसको चतुर्थ बोलेंगे। और ऐसा ही हमें भी बोलना है। और ऐसा क्यों बोलना है उसका एक लॉजिक भी है, एक कारण भी है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, हालांकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक आपके दिमाग से एक कन्फ्यूजन खत्म हो जाए कि इसी को प्रथम क्यों बोला जाता है, इसी को द्वितीय क्यों बोला जाता है, इसी को तृतीय क्यों बोला जाता है, इसी को चतुर्थ क्यों बोला जाता है। अभी क्या है, हम जो कोण बनाते हैं, जो कोण बनाते हैं तो आप 5th क्लास से कोण बनाते आ गए। आपके सिलेबस में था कि 30 अंश का कोण बनाइए, 15 अंश का कोण बनाइए, 40 अंश का कोण बनाइए।
मैंने अगर आपसे बोला कि 30 अंश का कोण बनाइए, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर 10 लड़के हैं और 10 लड़कों को बोला, मैंने कहा अच्छा एक काम करिए, मेरे को 30 अंश का कोण बना के दिखाइए कि किस प्रकार से 30 अंश का कोण बनाया जाता है। एक लड़के ने क्या किया, मेजर किया, उसको नापा और 30 अंश का कोण ऐसा बना दिया। दूसरे लड़के ने क्या किया, इधर की ओर ऐसा 30 अंश का कोण बना दिया। तीसरे लड़के ने क्या किया, इसको ऐसा लिया और इधर ऊपर की ओर ये 30 अंश का कोण बना दिया। चौथे लड़के ने ये इधर नीचे साइड में 30 अंश का कोण बना दिया। एक लड़के ने तो क्या किया, ये ऐसा ये 30 अंश का कोण बना दिया और दूसरे लड़के ने और एक ने क्या किया, ऐसा 30 अंश का कोण बना दिया। अब 10 लड़के थे, किसी ने ऐसा बनाया, किसी ने ऐसा बनाया, सबने अलग अलग टाइप के कोण बनाए। मेरा क्वेश्चन क्या था, 30 अंश का कोण बनाइए, और सभी ने 30 अंश का कोण चांदे की सहायता से नाप के, और सबके करेक्ट आंसर है। तो मैंने क्या किया, सबको सही बोल दिया, ये भी सही है, ये भी सही है, सारे आंसर क्या है, सही है, क्योंकि है ना 30 अंश के तो कोण सभी ने बनाया, सभी ने मेहनत की है। लेकिन ये बात केवल 10th क्लास तक सीमित है। मैं केवल 11th क्लास की बात इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसका नाम प्रथम है, इसका द्वितीय है, इसका तृतीय है, इसका चतुर्थ है। ऐसा नाम क्यों है, इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन जब हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो हम कहीं पर भी कैसा भी कोण नहीं बना सकते। यहाँ पर जो बनाए थे ये कोण, इसमें से कुछ सही है, कुछ गलत है। तो सही क्या है, देखिए, हम निर्देशांक ज्यामिति के थ्रू कार्तीय निर्देशांक मान लिया जाए कि कार्तीय तल हमारे पास में ये है। अब अगर जब भी कोण बनाने की बात की जाएगी तो कोण बनाया जाता है यहाँ से। देखिए यहाँ से ये जो केंद्र है, केंद्र से नापा जाता है इसका कोण। अगर हम ऊपर की ओर बनाएंगे कोण, अगर मैंने बोला कि 45 अंश का कोण बनाइए, तो यहाँ से बना देंगे यहाँ पर 45 अंश का कोण। ये कितना हो गया, 45 अंश का कोण हो गया। मैंने बोला 90 अंश का कोण बनाइए, बन गया 90 अंश का कोण। मैंने बोला कि 135 अंश का कोण बनाइए, तो ये बन गया 135 अंश का कोण। देखिए ना, यहाँ से लेके ये यहाँ तक 135 अंश का कोण, 180 का ये बन गया। तो कहने का मतलब, अगर हमें कोण बनाना है तो हमेशा कोण जो बनाया जाता है वो यहाँ से बनाया जाता है। देखिए ये यहाँ से जितना भी बड़ा बोला उतना बड़ा हम यहाँ से ऐसा ऐसा कोण बनाते हुए जाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से करना है, हमें यहीं से करना है। अच्छा, अगर यहाँ से हम नीचे की ओर बनाते हैं तो उसको ऋणात्मक कोण बोला जाता है। देखिए यहाँ से अगर हम नीचे की ओर बनाएंगे तो ऋणात्मक कोण बोला जाएगा। जैसे अगर 30 अंश का कोण बोला तो इसको -30 डिग्री बोला जाएगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट के कारण इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, क्योंकि कोण की माप यहीं से शुरू की जाती है और इधर की ओर ऐसी कोण की माप चलती है। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब इस प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के और भी नाम है। देखिए क्या है, ये एक्स अक्ष क्या है, धनात्मक है, और वाई अक्ष कैसी है, ये भी धनात्मक है। तो रेने डिस्केरेट और पिरेडी फर्मेट ने सबसे पहले ये बोला कि भैया ये इसमें क्या, हम किसी भी बिंदु को निर्देशित तो कर सकते हैं, लेकिन निर्देशित करने के लिए एक नियम होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो नियम होना चाहिए। तो निर्देशित करने के लिए इनने बोला कि सबसे पहले हम एक्स का मान रखेंगे और फिर उसके बाद में वाई का मान रखेंगे और उसमें कामा लगाएंगे बीच में। फिर से और एक बार, किसी भी निर्देशित बिंदु को निर्देशित करना है। मान लिया जाए कि हमें यहाँ पर कोई बिंदु है, तो एक्स अक्ष में इसकी क्या स्थिति है और वाई अक्ष में इसकी क्या स्थिति है। तो एक्स अक्ष से मिला देंगे इसको और वाई अक्ष से मिला देंगे। एक्स अक्ष में जितने भी बिंदु होंगे उसको पहले एक्स अक्ष के बिंदु को लिखेंगे, कितने हैं, 1 2 3, तो पहले 3 लिखना है। फिर वाई 1 2 3 4, तो फिर क्या लिखना है, वाई अक्ष में 4 लिखना है। तो पहले किसको लिखा जाता है, एक्स अक्ष के मान को लिखा जाता है और फिर लिखा जाता है वाई अक्ष के मान को। जो एक्स अक्ष का मान रहेगा उसको बोला जाता है भुज, और वाई अक्ष का जो मान रहेगा उसको बोला जाता है कोटि, और इसको पूरे को बोला जाता है निर्देशांक। इसको क्या बोला जाता है, निर्देशांक। फिर से एक्स और वाई जो हम कोष्टक में लिखते हैं इसको बोला जाएगा निर्देशांक, इसको बोला जाएगा भुज, और वाई के मान को बोला जाएगा कोटि। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्स क्या है, धनात्मक है, और वाई क्या है, ये भी धनात्मक है, तो इसको बोला जाता है धन धन चतुर्थांश। इसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे, पहले एक्स को देखा जाएगा
तो x में कौन है, ऋण है, और y में कौन है, धन है। तो पहले ऋण को लिखेंगे फिर धन को लिखेंगे, तो इसको बोला जाता है ऋण धन चतुर्थांश। इसमें x का मान ऋणात्मक है तो -1, और y का भी मान माइनस में है तो माइनस, तो इसको बोला जाएगा माइनस माइनस चतुर्थांश। और इसमें x का मान धनात्मक है और y का मान ऋणात्मक है, तो इसको बोला जाएगा धन ऋण चतुर्थांश। बात क्लियर हो गई। और एक बार 60 में, फिर उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x अक्ष, y अक्ष, मूल बिंदु जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद करते हैं उसको मूल बिंदु बोलेंगे। x अक्ष में हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये x अक्ष होगा, धनात्मक x अक्ष होगा। मूल बिंदु से इधर वाला ऋणात्मक x अक्ष होगा। ऊपर की ओर धनात्मक y अक्ष, नीचे की ओर ऋणात्मक y अक्ष। दोनों का कटान बिंदु मूल बिंदु होगा। मूल केंद्र बोलेंगे या मूल बिंदु भी बोलते हैं इसको, है ना, मूल बिंदु बोला जाता है, एग्जैक्ट मूल बिंदु बोला जाता है इसको। अच्छा, इसको इंग्लिश में ओरिजिन बोला जाता है, तो ओरिजिन के कारण इसको ओ से प्रदर्शित किया जाता है। इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब किसी भी बिंदु को हमें इस अक्ष पर निर्धारित करना है, इस बिंदु पर निर्धारित, इस किसी भी बिंदु को इस पर निर्देशांक तल पर निर्धारित करना है। तो कैसे हम निर्धारित करेंगे, जैसे मान लिया जाए 3, 4, 5, -2, -3, -2, -4, -3 और 0, 2, 2, -3, 3, 0, और इस प्रकार से इनको हमें इस पर निर्देशित करना है। देखिए, सबसे पहले इस बिंदु को मैं निर्देशित कर रहा हूँ, देखना कैसे। पहले किसको लिखा जाता है, x को, ये x का मान, ये y का मान, इसको भुज बोलेंगे, इसको कोटि बोलेंगे। ये भुज, ये कोटि, x y भुज कोटि, x y भुज कोटि, ऐसा याद रखना आपको, है ना। x y भुज कोटि, x y, x को भुज और y को कोटि, भुज कोटि x y, है ना। सबसे पहले इसको दिखाना है तो हमें क्या ढूंढना है, x में 3 कहाँ पर है, धन 3 है ना, तो पूरे x अक्ष में देखेंगे तो धन 3 ये यहाँ पर है, और y में देखेंगे तो +4, +4 कहाँ पर है, 1 2 3 4। और हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको इधर की ओर डैश डैश से मिला देंगे, समांतर x अक्ष के समांतर, और इधर y अक्ष के समांतर 3 पर हम इसको मिला देते। फिर से देखना, x में 3 था तो 3 से ऐसा मिला दिया, और y में 4 था तो x अक्ष के समांतर 4 से हमने ये बना दिया। और दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसका नाम रहेगा 3, 4। इसका नाम भी दे सकते हैं, A B C कुछ भी नाम दे सकते हैं, और न भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बोला जाए तो हम नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा, x में 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा 5, और y में -2, y में -2 कहाँ पर है, y में -2 ये है, और दोनों को मिला देते हैं हम। ये 5 नीचे की ओर जाएगा और y में -2 है तो -2 इधर की ओर ऐसे आ जाएगा, और दोनों का जो कटान बिंदु है इसका नाम क्या होगा, 5, -2। ऐसे ही इस बिंदु को दिखाना है तो -3, 2। एक समय -3 ढूंढिए, पहले आपको भुज को देखना है ना, ये भुज है और ये कोटि है, तो कितना है, -3 है तो -3 है, और फिर y में 2 है तो y में 2 ये यहाँ पर है, दोनों को मिला देते हम, 3 और 2 को। देखिए, ये 3 को मिला दिया इधर से, और इधर से 2 को। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब इस चैप्टर को आप अगर ये जो मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ इसको भी अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाना है ना। और नहीं बनेंगे तो हम तो क्वेश्चन करेंगे ही ना, और क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर और एक बार समझ लेना है इसको। अब -4, -3, एक समय -4 और y में -3, और दोनों को क्या करते हैं हम मिला देते हैं। देखिए ना, इसको मैंने इधर से मिला दिया और इसको -3 को इधर से मिला दिया, और दोनों को मिलाने के बाद में जो कटान बिंदु है, और कटान बिंदु का नाम क्या है,
-4 -3। ए बी सी नाम दे सकते हैं। कहाँ तक पहुँच गए? ए बी सी, और इसका नाम डी दे दिया। अब नाम की कोई बाउंडेशन नहीं है कि कुछ भी नाम दे सकते हो आप, है ना। 0 2, x में 0, देखना x में 0 तो यहाँ पर है, और y में 2 ये यहाँ पर है। देखिए x में 0 और y में 2, x में 0 y में 2, दोनों को मिलाएंगे तो यहीं पर आएगा, y अक्ष पर। और इसका नाम क्या था? d तक पहुँच गए थे। अब e 0, 2, 2, -3, x में 2 और y में -3, इसको मिला देंगे हम इधर से, और इसको इधर से मिला देंगे, और इसका नाम f दे देता हूँ मैं, 2, -3। अच्छा, 3, 0, x में 3 और y में 0 तो यहीं पर है ना, तो इसी का नाम होगा g नाम दे देता हूँ मैं, और इसका नाम क्या होगा? 3, 0। मतलब अब देखना क्या क्या बताया मैंने अभी नई बातें। अगर हम ऐसा कोष्टक में निर्देशांक को लिखें तो x को पहले लिखा जाता है, y को बाद में लिखा जाता है। x के मान को भुज बोला जाता है और y के मान को कोटि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोटि बोला जाता है। और इसको निर्देशित करने का तरीका होता है कि पहले x अक्ष के मान को देखा जाता है। अगर धनात्मक है तो इधर की ओर देखेंगे, अगर ऋणात्मक है तो इस साइड की ओर देखेंगे। फिर y के मान को देखा जाएगा, अगर धनात्मक है तो इधर की ओर देखेंगे, ऋणात्मक है तो इधर की ओर देखेंगे। और जो भी मान लिखे रहेंगे दोनों को हम इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे, और जो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा वो उसका मान होगा। मतलब इसको निर्देशित करने का ये तरीका होगा। अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 3, 4 किस चतुर्थांश में, कौन किस में है? प्रथम में। -3, 2 किस में है? सी काय में है? ये द्वितीय चतुर्थांश में है। डी बिंदु कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। एफ बिंदु कहाँ पर स्थित है? चतुर्थ चतुर्थांश में है। और बी कहाँ पर है? ये भी चतुर्थ में है। अब प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है भाई? ये 2 कहाँ पर है? तो कुछ लोग बोलते हैं कि प्रथम में है, कुछ लोग बोलते हैं कि द्वितीय में है, और मैं बोलता हूँ कि बीच में है। यहाँ पर क्या हो रहा? ये जो 2 है, देखिए ना, न तो प्रथम में है न तो द्वितीय में, दोनों के बीच में है ना। और दोनों के बीच वाली अक्ष को क्या बोला जाता है? y अक्ष बोला जाता है ना। प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश के बीच की अक्ष को क्या बोला जाता है? y अक्ष बोला जाता है। तो हम बीच में प्रथम और द्वितीय क्यों बोले इसको? जब बीच में है तो बीच में बताओ। तो हम बोलेंगे ये जो बिंदु है, ई बिंदु है, वो कहाँ पर है? y अक्ष पर है ना। न तो प्रथम में है न तो द्वितीय में। यहाँ पर देखिए ये जो 3 है वो किस चतुर्थांश में है? न तो प्रथम में है न तो चतुर्थ में है। कहाँ पर है? दोनों के बीच में है। और दोनों के बीच में है तो कहाँ पर है? x अक्ष पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो जी बिंदु है कहाँ पर स्थित है, तो सिंपल आंसर देना है, कहाँ पर स्थित है? x अक्ष पर। ये वाला जो बिंदु है, ई बिंदु है, कहाँ पर स्थित है? y अक्ष पर। बस ऐसा सिंपल हमें आंसर देना है। लेकिन ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको प्लेन पेपर पर नहीं करना है। यहाँ पर क्या बोर्ड प्लेन था और मैंने क्या किया? प्लेन बोर्ड पर इसको बना दिया केवल समझाने के लिए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसको कहाँ पर बनाना है? आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है। तो ग्राफ पेपर आपने इससे पहले भी पिछली क्लास में भी देखा है कि किस टाइप से ग्राफ पेपर होता है, और ग्राफ पेपर पर कैसे बनाया जाता है इसको मैं अभी इसको शार्ट में बता रहा हूँ। यहाँ देखेंगे कि अगर ग्राफ पेपर की बात करें तो इस प्रकार का एक ग्राफ पेपर होता है। अगर हम दुकान में जाएंगे तो कि हमें ग्राफ कॉपी चाहिए तो आपको ग्राफ कॉपी मिलेगी। ग्राफ कॉपी में एक साइड में इस प्रकार का ग्राफ बना होता है और दूसरे साइड में एक कोरा कागज होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक प्रश्न को जो ब्लैंक पेपर रहेगा उस पर क्या करना है? कैलकुलेशन करना है, उसको हल करना है, और इस पर क्या करना है? ग्राफ को प्रदर्शित करना है। अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ग्राफ पेपर की डिमांड करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ग्राफ पेपर पर ही हम इसको निर्देशित करना है। अब इस प्रकार से ग्राफ पेपर होगा और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, और इसकी क्या विशेषता है अभी हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस ग्राफ पेपर की को अगर देखेंगे हम तो इस प्रकार की 1-1 सेंटीमीटर पर इस प्रकार की ऊर्ध्वाधर लाइनें बनी होती है। कितने? 1-1 सेंटीमीटर पर डार्क लाइनें बनी होती है। ठीक है, थोड़ी सी मोटी सी लाइनें बनी होती है, और जो डार्क लाइन होती है उसको क्या बोलेंगे हम?
एक एक सेंटीमीटर पर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें इसके बीच में और एक थोड़ी सी लाइट लाइन होती है। देखिए लाइट लाइन मतलब ये ज़्यादा डार्क है और ये उससे थोड़ी सी कम डार्क है। तो पहले तो 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पर था, अब कितने कितने दूरी पर हो गया, ये आधे आधे सेंटीमीटर पर हो गया ना। ये आधा सेंटीमीटर है, ये हाफ सेंटीमीटर है, हाफ सेंटीमीटर है, हाफ सेंटीमीटर है, हाफ मतलब आधा। ऐसे ही ऊर्ध्वाधर भी रहेगा आधे आधे सेंटीमीटर पर। हाफ सेंटीमीटर मतलब 5 mm। 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बराबर से क्या होता है 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर पर तो ये वाली लाइन थी, तो ये 10 mm था। अब इसके बीच में और एक लाइन खींच दी तो ये क्या हो गया 5-5 mm पर हो गई ना, 5-5 मिलीमीटर पर हो गई लाइनें। इसके बीच में और एक एक लाइन, इसको 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, 1 2, तो मतलब 4 लाइनें बनी होगी इसके बीच में, जो कि 5 भागों में विभाजित करेंगी। देखिए ये 5 भागों में विभाजित कर दिया, 4 लाइनें बीच में और बनी है, और ये और लाइट कलर की होती है, बिल्कुल एकदम हल्की हल्की सी लाइनें होती है। ऐसे पूरे सभी में रहेगी और ऐसे ही इधर से भी रहेगी, 1 2 3 और 4 लाइनें होगी जो कि इसको 5 भागों में विभाजित करेगी। देखिए जैसा ये यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, तो वैसे ही पूरे ग्राफ पेपर में स्क्वायर बना होगा। और इस ग्राफ पेपर को अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से हमें, देखिए बहुत छोटे छोटे से स्क्वायर बने होंगे। और आप ग्राफ पेपर जब दुकान पर जाएंगे उससे ग्राफ कॉपी मांगेंगे तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको इसको समझना है कि किस प्रकार से एक ग्राफ पेपर है। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए आपको ग्राफ पेपर पर ऐसे एक अक्ष देखेंगे, आपको एक क्षैतिज रेखा दिखाई दे रही है जिसका नाम एक अक्ष है, जिस पर 1 2 3 4 5 लिखा है। और ऐसे ही इस साइड में है एक्स डैश जिसका नाम -1 -2 -3 लिखा है। ऐसे ही ऊर्ध्वाधर देखेंगे तो वाई अक्ष और बीच में मूल बिंदु है और नीचे की ओर वाई डैश अक्ष दिखाई दे रही है। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है जिसको प्लस प्लस भी बोला जाता है। और ये फिर सेकेंड क्वाड्रेंट है और इसको क्या बोला जाता है प्लस माइनस बोला जाता है। फिर उसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट को क्या बोलेंगे माइनस माइनस बोलेंगे। और फिर उसके बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट है कहा जाता है। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा लिखना नहीं है कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसकी जरूरत नहीं है। केवल किसी भी बिंदु को निर्देशित करने के लिए इस प्रकार से हमें इसको निर्देशित करना है। तो देखते हैं हम इसकी प्रश्नावली 3.1, 3.2 और 3.3 के क्वेश्चन को हम इस जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया इसके आधार पर कैसे